हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लेके आया हूं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अभी तक हमने क्या देखा? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अगर कोई पेमेंट नहीं करता है शेयर होल्डर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और कॉल्स, हम शेयर्स को फोरफिट कर लेते थे। तो फोर फीचर की एंट्री तो हमने समझ ली थी। अब हमें क्या समझना है सर? अब हमें यह समझना है कि इन फोरफिटेड शेयर्स का कंपनी करेगी क्या। तो दीज forfeited shares may be issued, may be reissued to another shareholder, another person। तो उसको हम another shareholder भी बोल सकते हैं। ठीक बात है जी। तो आज का वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो क्या है? सबसे पहले तो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो फोरफिटेड शेयर्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर फीचर का मतलब क्या है कि सर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई शेयर होल्डर हमारी अलॉटमेंट मनी या कॉल्स का पेमेंट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? उसके शेयर्स को कंपनी फोरफिट कर देती, मतलब कि कैंसिल कर देती। और जितना भी पैसा उसने पे कर दिया होता है, कंपनी उसको भी जब्त कर लेती है। कंपनी के लिए क्या हो जाता है? वो फायदा हो जाता है। तो अब कंपनी क्या चाहती है? भाई ठीक है, इनने तो पेमेंट नहीं किया था, आप क्या करें? इन शेयर्स को कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकती है। दैट इज नोन एज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। Reissue of forfeited shares is a sale of the shares and not an issue of shares। ये क्या है? इशू नहीं है। प्रैक्टिकली आप उसको इशू बोल सकते हो, बट इट इज अ टेक्निकली सेल कर रहे हैं हम, है ना। एक बार तो बिक चुका था माल, उसको दोबारा बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको सेल ही कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? forfeited shares may be reissued on the terms as may be decided, है ना, जिस टर्म्स पे भी। Thus forfeited shares may be issued by the company at par, yes it is important, at par, at premium and at discount। कहां पे इशू कर सकते हैं? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे ये शेयर्स जो हैं वो इशू हो सकते हैं। बात समझना। पार का मतलब तो क्या हुआ कि सर जितने रुपए की उसकी फेस वैल्यू उसी प्राइस में हमने उसको बेच दिया। प्रीमियम मतलब कि हमने उसको फेस वैल्यू के ऊपर पे सेल किया है। डिस्काउंट फेस वैल्यू के नीचे सेल किया, राइट। ये तो होता है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो क्या इन शेयर्स को हम कर सकते हैं इशू? बिल्कुल कर सकते हैं। पार पे कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे कर सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखो, जो ओरिजिनल इशू होता है, फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है, दैट कैन नॉट बी डन एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन इन केस ऑफ रीइशू बोलता है कि डिस्काउंट पे हो सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट की लिमिटेशन लगा देती। क्या बोला? कि मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो सकता है? जितना आपने फोर फीचर पे कमाया, फोर फीचर पे आपने जितना पैसे कमाए, जितने का फायदा हुआ, डिस्काउंट का अमाउंट मैक्सिमम वही हो सकता है, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं हो सकता। ठीक। इट इज बीइंग रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नॉट परमिटिंग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 रिस्ट्रिक्ट करता है, do not apply, however discount allowed on reissue of forfeited shares cannot be more than the amount of forfeited on reissued shares। बात समझा? यही बस टेक्निकल चीज है, यही नई चीज है, इसको हमें समझना है। ठीक है, चलो तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। इन केस forfeited shares are reissued at par, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? रीइशू ऑफ forfeited shares at par कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। पैसा आएगा। अब देखो, अब इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट करके तो गलती की थी, इंस्टॉलमेंट नहीं रिसीव हुई थी, इसलिए तो हमने क्या किया था? फोर फीचर। तो अगेन किसी व्यक्ति को इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। अब तो जो होगा रीइशू वो होगा लमसम में, तो एक बार में ही सारा पैसा आ जाएगा। एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधा एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा आया और शेयर कैपिटल में हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से? फेस वैल्यू से, क्योंकि पार पे है। कितने से? फेस वैल्यू विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू। फेस वैल्यू रिसीव होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू रीइशूड मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू, तो भी आपका अमाउंट आ जाएगा। नाउ सेकंड सिनेरियो, इन केस द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट। नाउ रीइशूड एट डिस्काउंट, यस, अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। सर ठीक है, पैसे जितने आए उतने डाल देंगे हम इसमें। दूसरा क्या लिख रहा है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। सर डिस्काउंट इशू किया तो डिस्काउंट को डेबिट करना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल डिस्काउंट को डेबिट कर सकते थे, लेकिन फिर डिस्काउंट को राइट ऑफ भी तो करना है। और कहां से करना है डिस्काउंट को राइट ऑफ? जितना फोर फीचर पे पैसा बचा वहीं से तो राइट ऑफ करेंगे। इसलिए डायरेक्टली क्या कर दिया हमने? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। फोरफिटेड शेयर्स कहां पे क्रेडिट हुआ था? याद करो, जब फोर फीचर कर रहे थे तो जितना पैसा रिसीव हो जाता था वो हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करते थे। अब यहां पे जितना इस्तेमाल कर दिया, इतना डिस्काउंट दे दिया, उसको
डेबिट कर देंगे, ठीक है। और शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से क्रेडिट होना ही होना। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर्स था, आपने उसको डिस्काउंट पे मतलब कि 2 रुपए के डिस्काउंट के साथ 8 रुपए पे री इशू कर दिया, ठीक है। कितने पे इशू कर दिया? 8 रुपए पे। तो बैंक में कितना आएगा? 8। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 2। और इधर कैपिटल में 10 फेस वैल्यू। इट इज ऑलवेज लाइक दिस ओनली, हमेशा ऐसे ही करना है। बस ये कैलकुलेशन में बारीकी है, इस बारीकी को अगर आपने पकड़ लिया तो री इशू कभी भी आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं बनने वाला। री इशू कभी भी आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है कि जितना फायदा हमें फॉरफीचर पे हुआ था, मैक्सिमम वहां तक का हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो सर फॉरफीचर पे तो हमें 5 रुपए का फायदा हुआ था, फॉर एग्जांपल आपने तो डिस्काउंट 2 रुपए दिया है, हाँ कोई बात नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? जितना फॉरफीचर पे फायदा हुआ है, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है सर? 5 - 2, 3 रुपए बच गया। ये 3 रुपए क्या करेंगे? ये 3 रुपए कंपनी का अब हो गया फायदा। अब फर्दर डिस्काउंट तो नहीं हो सकता, रीइश्यू भी हो चुके हैं शेयर्स, पैसे भी आ चुके हैं। तो इस बचे हुए प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं वो कहां पे जाते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कहां चला जाएगा ये भाई? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चल जाएगा। लास्ट एंट्री होती है, ठीक है। चलो, तो ये अगर आपने सीख लिया तो रीइश्यू खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली सिर्फ कैपिटल रिजर्व निकालना ही इसमें सबसे दिक्कत वाला काम होता है। तो अभी तक हमने किसकी एंट्री देखनी? पार और डिस्काउंट देख लिया। तो प्रीमियम पे क्या एंट्री पास करोगे सर? प्रीमियम पे जैसे एंट्री होती है वैसे पास करेंगे। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट में वही एंट्री करेंगे हम जो नॉर्मली प्रीमियम पे होती थी। तो बैंक को डेबिट कर दो, जितना पैसा आया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो फेस वैल्यू से, जितना एसपीआर था उसका एसपीआर क्रेडिट कर दो। यहां तो नुकसान नहीं हुआ, तो और फायदा हो गया रीइश्यू पे, ठीक है। चलो, द अमाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, और पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स माइनस रीइश्यू प्राइस पर शेयर। बेसिकली किससे मल्टीप्लाई किया इन्होंने? डिस्काउंट। किससे मल्टीप्लाई किया? ये डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया है। पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स माइनस रीइश्यू प्राइस पर शेयर, तो डिफरेंस इज द डिस्काउंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंट, तो आपको क्या आ जाएगी? वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और जब हम उसको प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा मतलब इसका रिजर्व है, ये एक तरह का रिजर्व है, तो क्रेडिट नेचर होता है। पैसे आ रहे हैं तो जाएगा क्रेडिट में, और शेयर कैपिटल तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज टू बी क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज टू बी डेबिटेड, राइट। इसी लॉजिक से सारी एंट्रीज बनती हैं। अब ये एंट्री भी हो जाती है सर, कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये वाली, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं सर? सर ये तो अभी आपने बताया ना, कितना? जितना फॉरफीचर पे फायदा हुआ था उतने का ही डिस्काउंट आप मैक्सिमम दे सकते हो ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ओरिजिनल इशू पे तो डिस्काउंट लगता ही नहीं है, ओरिजिनल इशू पे डिस्काउंट बंद ही हो चुका है। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया कि भैया आप ओरिजिनल इशू कर रहे हो अगर शेयर्स को तो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, ठीक, मना कर चुके हैं हम। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज द अमाउंट forfeited on the reissued shares. Thus, reissue price of forfeited shares cannot be less than the amount not received by the company on the forfeited shares. If the company reissued forfeited shares allowing more discount than the forfeited amount, it will result into an issue of shares at a discount which is not allowed by the section 53 of Companies Act 2013. तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक शेयर को फॉरफिट किया था जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, और उस पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट था 5 रुपए क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आपको क्योंकि 50-50। अपन एग्जांपल लेते हैं कि यू हैव बीन रिसीव्ड 4 रुपीज, तो 4 रुपए का आपके पास क्या था? शेयर फॉरफीचर था, ठीक, 4 रुपए आपके पास फॉरफीचर था। अब ये शेयर फॉरफिटेड था और 4 रुपए आपके पास फॉरफीचर अमाउंट में पड़ा हुआ था। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कितने रुपए में इशू हो सकता है, रीइश्यू कितने हो सकता है, तो 10 उसकी फेस वैल्यू है, 4 रुपए हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या हो गया ये? मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड
एंड कितने रुपए पे हो सकता है, 6 रुपए। तो मिनिमम इशू प्राइस, मिनिमम इशू प्राइस कितनी हो गई सर, ये मिनिमम इशू प्राइस हो गई 6। बात समझ में आ गई। तो अब ये कैलकुलेशन तो सिंगल शेयर में था, अब मल्टीपल शेयर्स आएंगे, बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, शेयर की कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि कुछ शेयर्स को हमने अलॉटमेंट मनी नहीं देने के कारण ही फॉरफिट कर लिया तो उस पर फॉरफीचर का अमाउंट डिफरेंट होगा। कुछ शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल नहीं देने के कारण फॉरफिट किया, कुछ शेयर्स को हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं देने के कारण फॉरफिट किया, तो क्या होगा, अमाउंट सर हर जगह डिफरेंट आने वाला है पर शेयर का फॉरफीचर। तो इशू प्राइस, जो मिनिमम इशू प्राइस है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट इज डायरेक्टली लिंक विद दी फॉरफीचर अमाउंट। ये बात दिमाग में उठा लो, डिस्काउंट इज डायरेक्टली लिंक विद दी फॉरफीचर अमाउंट। आपने ये चीज पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। यही सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है इस चैप्टर का, जहां पे आपको ना बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस दे दिए जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जरा हम एक क्वेश्चन के माध्यम से और डिटेलिंग करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। लगातार मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आपनों को ऑब्जेक्टिव जो सेट करना, दैट इज सीखना। पढ़ाई तो उसका प्रोसेस है, सीखना अगर आपने रखा, अपना ऑब्जेक्टिव रखा, तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, चीजों को समझना है, मतलब सीखना है। तो सीख रहे हो तो रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, भूलोगे नहीं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस। ठीक, चलो। स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो इसको हम ना हाईलाइट करते जाते हैं। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशंस, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, कितने हो गए अभी तक, 4 + 3 7 + 2 9, एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा, 1 रुपए का। आउट ऑफ द टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड। बोल रहे हैं कि 10,000 में से 500 शेयर्स को हमें फॉरफिट करना पड़ा। फॉरफिट क्यों करना पड़ा सर, क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, इसलिए हमने इसको फॉरफिट कर दिया। ठीक बात है जी। चलो, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट and minimum reissue price at the time of reissue in each of the following cases। अब बोल रहे हैं कि जब forfeited हो गए हैं शेयर्स तो रीइशू कर लेते हैं, तो बता दीजिए कि फॉलोइंग केसेस में रीइशू का डिस्काउंट कितना हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगी। तो मिनिमम रीइशू प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए का फायदा हुआ था, बस वो डिस्काउंट हो गया, उसको माइनस कर दो फेस वैल्यू से, तो मिनिमम रीइशू प्राइस आ जाएगी। चलो, तो केस नंबर 1 में है, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपए की थी, 1 रुपए नहीं दिया इन्होंने, ठीक बात है। चलो, सेकंड केस में क्या है, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो फाइनल कॉल भी नहीं देगा, तो 2 कॉल्स नहीं दिए। तीसरा if shares were forfeited for non payment of allotment money, first and second and final call, तीनों नहीं दिया। फोर्थ केस, if shares were forfeited for non payment of allotment money and first call, second and final call is yet to be made, अभी तो कॉल ही नहीं किया था हमने ना। चलो, फिर if shares were forfeited for non payment of first call, second and final call is not yet made, second and final call को हमने नहीं बनाया, अभी कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइशू प्राइस, राइट। चलिए, तो एक बना लेते हैं हम बढ़िया सी सुंदर सी टेबल, और उस टेबल के माध्यम से हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो टेबल में बना लेते हैं कुछ कॉलम्स। कितने कॉलम्स बना लें, एक तो पहले बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स के अंदर हम सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, और फर्स्ट जो कॉलम हो जाएगा वो तो हो जाएगा किसका, केस नंबर, है ना। तो कौन से केस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस नंबर का कॉलम हो गया। सेकंड में हम कर लेंगे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, कितना हमने फॉरफिट किया है, ठीक है जी। एंड यहां पे हम बना लेंगे मैक्सिमम, क्या बना लेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट, और लास्ट कॉलम हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम रीइशू प्राइस, मिनिमम रीइशू प्राइस, ठीक है। चलो, ये तो बन गया हमारा कॉलम। अब जरा इनको डिफाइन कर लेते हैं, ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर क्या लिख देंगे,
कंप्यूटेशन ऑफ क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइशू प्राइस राइट। और ये हो गया आपका केस टू केस बेस पे बात करेंगे। ये हो गया फोरफिटेड अमाउंट, क्या हो गया ये, फोरफिटेड अमाउंट इन रुपीस। और ये हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड, मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये हो गया मिनिमम रीइशू प्राइस, राइट। चलिए सर कैसे कैलकुलेट करना है, आ जाओ वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं, हम कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो तो फर्स्ट हम करते हैं केस नंबर वन। अब मुझे बताओ केस नंबर 1 में हमने एक शेयर्स पे कितने रुपए जो है वो फोरफिट किए होंगे। क्वेश्चन पे आ जाओ। सर देखो क्या लिखा हुआ केस नंबर 1 में, शेयर्स वेर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या नहीं मिला हमें, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी की कॉल्स मिल गई। बाकी कितनी कॉल्स मिल गई, 3 रुपीस एप्लीकेशन मिल गया, 4 मिल गया अलॉटमेंट और 2 मिल गया फर्स्ट कॉल। तीनों को प्लस कर दूं, तीनों को प्लस कर देते हैं। कितना मिला एप्लीकेशन पे, सर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ हमें 3, अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट कॉल का 2, तो टोटल कितने रुपए हमें मिल चुके होंगे, 9 रुपए। जब शेयर्स को फोरफिट किया तो कितने रुपए हमने फायदा हो गया, 9 रुपीस का, 9 रुपीस रिसीव हो चुके थे। तो ये तो हो गया क्या, फोरफिटेड अमाउंट। अब डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट इसके बराबर हो सकता है। बिल्कुल सर, मैक्सिमम डिस्काउंट किसके बराबर हो सकता है, जितना आपके शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता है। फिर मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, तो 10 माइनस 9, 1 रुपए की मिनिमम रीइश्यू प्राइस हो सकती है। यही मुझसे कैलकुलेट किया था। अब अगर मुझे इसको अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड रीइश्यूड हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझसे अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्काउंट प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यूड ईच ऑफ द फंड। तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। ठीक है जी, तो मुझसे वही पूछा, वैल्यू नहीं पूछा, क्योंकि 500 शेयर्स जो है वो फोरफिट हुए थे। रीइश्यूड भी अगर 500 हुए होंगे तो मैं उसी से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मेरा अमाउंट भी आ जाएगा। ये पर शेयर का हमने कैलकुलेशन किया है, राइट। चलिए नाउ वी विल मूव टू द सेकंड सिनेरियो। केस नंबर 2, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो चुका है। तो आ जाओ केस नंबर 2 में हमें एप्लीकेशन का 3 मिल गया, अलॉटमेंट का 4 मिल गया, तो टोटल कितने रुपए मिल गए, 7 रुपए। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना है, 7 रुपए। मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, सर फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, 3 रुपए की आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। इसके नीचे आप इसको रीइश्यू नहीं कर सकते हैं, राइट। शैल वी मूव टू द सिनेरियो नंबर 3? यस सर। सिनेरियो नंबर 3 क्या पूछता है, केस नंबर 3, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो देखो क्या क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट में नहीं मिला, फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मिला होगा, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट मिला है। क्या मिला है, केस नंबर 3 में सर सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है। तो एप्लीकेशन अमाउंट जो मिल सका है उसी को फोरफिट कर सकते हो ना, जो तो नहीं मिला उसको फोरफिट नहीं कर सकते। तो इन केस नंबर 3 आपको कितना रुपए मिला, सिर्फ 3 एप्लीकेशन का। तो कितने रुपए का हो गया आपका फोरफिटेड, 3। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड 3। तो रीइश्यू प्राइस 10 माइनस 3 दैट इज 7 रुपीज। आ गया केस नंबर 3 का।
एकदम क्लियर, बहुत आसान है, समझते जाओ, लेकिन अगर नहीं समझा तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। चलिए, नाउ केस नंबर 4, इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल इज नॉट येट मेड, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमारा फॉरफिटेड अमाउंट क्या आएगा, जो पैसा मिल चुका है, हमें तो सिर्फ इतनी सी बात पकड़नी कितने रुपए मिल गए, वो हमारा फॉरफीचर अमाउंट है। वो हमारा जितने रुपए मिल गए वो हमारा फॉरफीचर अमाउंट है, और वही डिस्काउंट हो सकता है, उसको फेस वैल्यू से माइनस करते हैं तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस हो सकता है। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी जगह घुमाएगा परेशान करेगा, हमें नहीं घूमना नहीं परेशान होना, राइट। चलो तो देखो इधर ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इसका मतलब क्या है कि सर यहां भी हमें क्या मिल गया है, एप्लीकेशन तो मिल गया है ना। चलो सर, तो केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है, एप्लीकेशन मिल गया है, कितने रुपए का, 3 रुपए का, तो फॉरफीचर कितना होगा, 3 रुपए ही होगा सर। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जितना आपने फॉरफिट किया है 3 ही होगा, और रीइश्यू प्राइस 10 माइनस 3 7। केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 का आंसर सेम आया, और लैंग्वेज देखो क्या लिखी थी केस नंबर 3 एंड 4 में, इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, ठीक। इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल को तो हमने अभी बुलाया ही नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं बुलाया। फॉरफीचर में काम आएगा, नहीं बुलाया तो उसको हमें वो करना पड़ता है, जितना बुला लिया है उससे शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ता है। रीइश्यू में तो सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी, कितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा आ चुका है, क्योंकि वो फॉरफीचर है, और वो फॉरफीचर है तो वो डिस्काउंट हो सकता है, और वो डिस्काउंट होगा तो मेरी रीइश्यू प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, ठीक है। चल नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। क्या बोल रहे हैं कि भैया फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। क्या दे दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दिया नहीं, सेकंड कॉल अभी मांगा ही नहीं, तो कितना दे दिया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फॉरफीचर बनेगा। आ जाओ कर लेते हैं हम इसको। तो 5th नंबर में क्या क्या दे दिया उन्होंने, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 7 रुपए का हो गया फॉरफीचर, मैक्सिमम डिस्काउंट 7 हो जाएगा, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस 10 माइनस 7 इज 3। ये बन जाता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ये कैलकुलेशन हमारा पर शेयर का है, और हमें हमेशा पर शेयर का कैलकुलेशन जरूर करना है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। क्यों, एक प्रॉब्लम जाता है इसमें, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं। क्या प्रॉब्लम जाएगा सर, आपने अगर उसको अमाउंट में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फॉरफीचर पे चला गया, पता कैसे लगाओगे कि कितने रुपए का फॉरफीचर था, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, क्योंकि जो बचा हुआ डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, और दैट प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ द शेयर्स, तो वहां दिक्कत जाती। इसलिए पहले से ही उसको प्रॉब्लम ही मत समझो, उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझना, हम तो पहले से ही फर्स्ट डे से ही क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे भाई, हम सीखेंगे पर शेयर का वैल्यूएशन, है ना। एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट सीआर में चला जाएगा। 3 इतनी सी बातें याद रख लो, कभी आपका रीइश्यू गलत नहीं होगा। जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है सर, बार बार एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं हम, तो जर्नल एंट्री तो आपको बाय हार्ट याद हो जाती है, आप लिख के आ जाते हो, दिक्कत जाती है अमाउंट में, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी, एकदम क्लियर बात है। अब जरा ध्यान से समझो, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। हमारे टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सेंट्रल बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाते हैं। आपको एकदम सुसज्जित व्यवस्थित वीडियोस चाहिए, ढूंढना नहीं है इधर उधर जाके, तो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जरूर विजिट करें। वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, कोर्स वाइज स्ट्रक्चर्ड वीडियोस मिल जाएंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल क्लासेस। मेरे वीडियोस की लिंक जो है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको नीचे दे दी गई है, जाके चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, फॉरफिटेड शेयर्स कर लिया, रीइश्यू हो गया, अब रीइश्यू के बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ,
मैग्नेट ब्रेन्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, लिंक लगा के रखी है, आप लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।